बिहार चुनावों में जाति की भूमिका हमेशा बड़ी रहती है। बाकी इलाकों में भले ही मुद्दे हावी हो जाएं, लेकिन यह बार बार कहा जाता है कि बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो जाति के इर्द गिर्द उन मुद्दों को बुन लिया जाता है। अब इन चुनावों में क्या होगा? क्या इन चुनावों में भी जाति एक एक्स फैक्टर रहेगी? क्या लोगों के जहन में, लोगों के मन में यह मुद्दा रहेगा? और इसीलिए यह बड़ा भी हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जब लालू का राज था तब गरीब भी जो थे वो सवर्णों के सामने, अगड़ों के सामने सीना चौड़ा करके घूमते थे। क्या ये चीजें लोगों के मन पर असर छोड़ती हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे डबल इंजन की सरकार बा। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति से पहले एक नया शोर उभरा जाति का। महागठबंधन और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय की ऐसी दुहाई दी जिसमें बीच चुनाव में जाति का चिन्ह आखड़ा हुआ। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के। लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। बिहार में जाति का सवाल कितना अहम होता है इसको आप ऐतिहासिक घटनाओं से समझ सकते हैं। आजादी से पहले यहाँ जनेऊ आंदोलन था जिसमें यादवों और दूसरी कई पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया था। फिर आजाद भारत में जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था तो पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों ने जनेऊ तोड़े भी थे। और उसी जेपी आंदोलन से दो नौजवान नेता निकले, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति इनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। पहले 15 साल लालू और उनकी पत्नी राबड़ी का राज रहा और उसके बाद पिछले 15 साल से नीतीश। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना। फिलहाल तेजस्वी के बयान के मद्देनजर बिहार में जाति का समीकरण देखिए। सबसे बड़ा आधार यादवों का है जिनकी आबादी करीब 13% है। कोयरी कुर्मी 11% है। दलितों की आबादी करीब 16% है। मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। सवर्णों में राजपूत और ब्राह्मण 5-5% है, जबकि भूमिहार 4% है। तेजस्वी ने बाबू साहेब बनाम गरीब का नारा उछालकर पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की कोशिश की। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का विरोध किया था जो उनको महंगा पड़ गया। ये जो आरक्षण जो है वो स्वर्ण अमीरों को मिला है, ना कि स्वर्ण गरीबों को मिला है। हमने पहले भी कई बार कहा है। आप बताइए, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो उसको भी आरक्षण है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको भी आरक्षण है। 2020 का ये चुनाव बताएगा कि नीतीश का तीर निशाने पर लगेगा या लालू के लाल की लालटेन जलेगी। विकास और बदलाव के चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति जाति के धुरी पर ही घूमती है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे जो भूमिहार जाति से थे और उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से। तभी से भूमिहारों और राजपूतों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। लोहिया और जयप्रकाश के कांग्रेस विरोधी तेवर के अंजाम तक पहुंचाने तक कांग्रेस की पकड़ कमोबेश हर जाति पर थी। लेकिन 1977 के बाद पिछड़ी जातियां कांग्रेस से छिटक दी गई। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े, दलित और मुसलमान लालू के साथ हो लिए। सवर्णों में राजपूत और भूमिहार कांग्रेस से पहले छिटके और जनता पार्टी के साथ आ गए।
और फिर जनता दल में। जब लालू को उनके ही साथी नीतीश कुमार ने चुनौती दी तो उन्होंने पिछड़ी जातियों में गैर यादव वोटों को लामबंद करना शुरू कर दिया। ओबीसी के अंदर ही अति पिछड़ी 22% जातियों को मजबूत करने का वादा करके नीतीश ने अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली। उसी तरह नीतीश ने दलितों में महादलित बनाकर एक नया वोट बैंक तैयार किया। इसके तहत ही रविदास जैसी दलित जाति को नीतीश ने महादलित की श्रेणी में डाला, जो पहले लालू के साथ होते थे। बिहार में वोट का ध्रुवीकरण कभी धर्म के नाम पर नहीं हुआ, जाति के नाम पर जरूर वोट के समीकरण बनते रहे और उसका फायदा घाटा भी सियासी दलों को होता रहा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विचारधारा के नाम पर दूसरे राज्यों के लोग चुनाव जीतते रहे। समाजवादी खेमे में मधु लिमे महाराष्ट्र से, जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक से और शरद यादव मध्य प्रदेश से आए और बिहार ने उन्हें बार बार जिताकर संसद में भेजा। सासाराम में मनोज सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।